हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर करा दिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, टाइप और हिस्ट्री। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर सेकेंड, जिसका टाइटल है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएं एवं संभावनाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, जब भी हम लोग कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके पहले हम लोग पिछले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे शुष्क भूमि कृषि का भारतीय कृषि में एक विशिष्ट स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो लगभग 67% खेती योग्य क्षेत्र पर अपना कब्जा करता है। ठीक है, जो शुष्क कृषि है, शुष्क भूमि वाली कृषि होती है, वह पूरे कृषि क्षेत्र का 67% योग्य पर कब्जा करती है। ठीक है, तो हमने यह भी पढ़ा था कि यह 3 टाइप का होता है: ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। जिसमें ड्राई फार्मिंग वह होता है जहाँ 750 mm से कम वर्षा होती है, वहाँ पर ड्राई फार्मिंग किया जाता है। जहाँ पर 750 mm से लेकर 1150 mm तक वर्षा होती है, वहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग किया जाता है। और जहाँ पर 1150 से ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर रेनफेड फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में इतना सब पढ़ा था। अब चलिए दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें इसका टाइटल है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। और उससे पहले बता दूं, यदि आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वर्षा आधारित कृषि की समस्याएं एवं संभावनाएं। भारत में वर्षा आधारित कृषि की क्या समस्या है और क्या संभावना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो शुष्क कृषि क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए समस्याएं या बाधाएं। ठीक है, यहाँ तक हेडिंग है, याद कर नोट कर लीजिएगा। आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में कुछ जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दी जाएगी फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। शुष्क कृषि क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए समस्याएं या बाधाएं। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश फसल वर्षा आधारित परिस्थितियों में होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश फसल वर्षा आधारित परिस्थितियों में ही होती है। अधिकांश किसान अल्प संसाधनों वाले छोटे किसान हैं। हमारे भारत देश के जो अधिकांश किसान हैं वह अल्प संसाधन वाले, उनके पास संसाधन की थोड़ी कम व्यवस्था है, और छोटे किसान हैं। खराब संसाधन के आधार और कम अस्थिर फसल पैदावार के साथ केवल लागत निर्वाह वाली खेती की अनुमति ही देता है। ठीक है, उतनी लागत लगा पाते हैं जितने में कि वह अपने घर का गुजारा चला सके। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश फसल वर्षा आधारित परिस्थिति में ही होती है। अधिकांश किसान अल्प संसाधनों वाले छोटे होते हैं। अधिकांश किसान जो होते हैं वह अल्प संसाधन वाले छोटे किसान होते हैं। खराब संसाधन के आधार, कम और अस्थिर फसल पैदावार के साथ केवल कम लागत निर्वाह वाली खेती की ही अनुमति देता है। ठीक है, शुष्क कृषि के क्षेत्रों में कृषि की कम उत्पादकता फसल उत्पादन के लिए कई बाधाओं के संचयी प्रभाव के कारण है। बाधाओं के मोटे तौर पर समूहीकृत किया गया है, तो उनके कौन कौन सा समूह में उनको बांटा गया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जिसके कई सारे कारण हैं और उनका भविष्य में क्या योजना, उन सभी के बारे में लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण। ठीक है, देखिए यह सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण है, यह वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण। तो इसमें क्या मतलब, देखिए वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण कहने का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है, और कहीं पर होती तो बहुत ज्यादा हो जाती है, और कहीं पर होती है तो मतलब बाढ़ उड़ा जाता है, और नहीं तो कहीं पर वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार को बोला जाता है वर्षा का पर्याप्त एवं असमान वितरण। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सामान्य तौर पर वर्षा कम और अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। सामान्य तौर पर वर्षा कम और अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण फसल की पैदावार
अनिश्चित होती है। इसकी अनिश्चितता के अलावा फसल अवधि के दौरान वर्षा का वितरण असमान होता है। ठीक है, इसकी अनिश्चितता के अलावा मतलब ये निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसकी अनिश्चितता के अलावा फसल अवधि के दौरान वर्षा का वितरण असमान होता है। जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और जब फसल को इसकी आवश्यकता होती है तो इसकी कमी होती है। ठीक है, तो इसी का मतलब है कि वर्षा का असमान और अपर्याप्त वितरण। तो क्या बोला कि जब सामान्य तौर पर वर्षा जो होता है वह कम और अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती। कभी ज्यादा, कभी अच्छी वर्षा हो गई तो फसल जो है उसका उत्पादन अच्छा हो जाएगा, कहीं कभी कभी वर्षा होती नहीं तो फसल का उत्पादन जो होता है वह कम होता है। इसलिए बोल रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार अनिश्चित होती है। इसकी अनिश्चितता के अलावा फसल अवधि के दौरान वर्षा का वितरण असमान होता है। वर्षा का वितरण क्या होता है? असमान होता है, मतलब कहीं पर ज्यादा हो जाता है वर्षा, कहीं पर कम होता है। जब इसकी आवश्यकता होती है तो अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और जब फसल को इसकी आवश्यकता होती है तो इसकी कमी होती है। ठीक है, क्या बोला कि जब इसकी आवश्यकता होती है तो फसल जो होता है वह कम मात्रा में होता है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तो वर्षा अधिक मात्रा में हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय है, चलिए देखते हैं। तो कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती करनी चाहिए, कम अवधि की फसलों को उगाना चाहिए, जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करना चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। तो वर्षा में लंबा अंतराल भी एक बहुत बड़ी समस्या है शुष्क मृदा के लिए। तो अधिक जनसंख्या प्राप्त करने के लिए, तो अधिक जनसंख्या मतलब जो पौधे की संख्या उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अधिक पौधों की संख्या को प्राप्त करने के लिए बीज दर में वृद्धि करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गेहूं के 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 60 से 65 केजी गेहूं का यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसमें 70 से 80 केजी कर लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे बीज दर को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे पौधे ज्यादा निकलेंगे। हो सकता है कि यदि शुष्क मतलब बारिश और न हो तो कुछ पौधे उसमें खराब हो जाएं, तो वो सब मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या या अधिक पौधे की संख्या प्राप्त करने के लिए बीज दर में वृद्धि। अगला पॉइंट है यूरिया घोल का छिड़काव करना चाहिए। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण विकास चरणों में जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर उसको क्या करना चाहिए? जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करना चाहिए। जीवन रक्षक सिंचाई क्या होता है मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है निराई और अंतर सांस्कृतिक संचालन। ठीक है, निराई करनी चाहिए और इंटरकल्चरल जो भी एक्टिविटी है उनको करना चाहिए, जैसे निराई गुड़ाई, उसमें जो भी हम लोगों को करना है वो सब करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करने का मतलब कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वो सब करेंगे। कल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़े आप लोग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर दोनों में, तो उसको करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब। अगला पॉइंट है अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। तो मानसून का जल्दी आना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है मानसून जल्दी आ जाता है। ठीक है, मानसून जल्दी आ जाता है तो हम लोग जो इस फसल की बुआई की जाती है उस फसल को काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे देखिए क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग गेहूं की बुआई कर देते हैं। ठीक है, जब गेहूं की कटाई करते हैं तो कटाई के समय क्या होता है, मानसून आ जाता है, बारिश आ जाती है, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इससे भी एक बहुत बड़ी समस्या आई है। तो अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून का जल्दी आना। बाजरा तिल आदि की खेती करनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? बाजरा तिल आदि की खेती करनी चाहिए। लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, तो कभी कभी मानसून जो होता है देर से आता है, तो मानसून के देर से आने के कारण फसलों की बुआई में देरी होती है, जिससे फसल की पैदावार क्या होती है? खराब हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वैकल्पिक फसल की बुआई करनी चाहिए, जैसे अरंडी, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सूखी बुआई करनी चाहिए। बुआई से पहले बीज को भिगोना चाहिए और उसको उपचारित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि मानसून का देर से आना। जब मानसून देर से आ रही हो तो क्या होता है फसल के पैदावार में काफी नुकसान होता है, जिसके लिए हमें वैकल्पिक फसल की किस्म को उगाना चाहिए, जिसके लिए अरंडी, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी को उगाना चाहिए। जिसके लिए हमें सूखी बुआई करनी चाहिए, मतलब बिना मानसून की बुआई करनी चाहिए। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले देख लीजिए, बुआई से पहले बीज को भिगोना चाहिए और उसे उपचारित करना चाहिए। 1 महीने पुरानी बाजरे की पौधे की रोपाई करनी चाहिए। पूरे खरपतवार को नियंत्रण करना चाहिए, पूरे खरपतवार को नियंत्रित करना चाहिए। अनाज के स्थान पर फलियां, तिलहन की फसलें उगानी चाहिए। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त फसल सूरजमुखी होती है। ठीक है, यह जो स्थिति होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है सूरजमुखी। चलिए आगे चलते हैं। बारिश का जल्दी बंद होना, अर्ली सीजनल ऑफ रेन्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसी टाइम आप लोग देख लीजिए बारिश जो एकदम बंद हो गई। ठीक है, इस बार बारिश बहुत कम हुई है हमारे क्षेत्र में, तो मतलब यूपी ईस्ट में बारिश कम हुई है, मतलब बारिश जल्दी बंद हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
कभी कभी मौसम की शुरुआत में ही बारिश बंद हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मौसम की शुरुआत में ही बारिश बंद हो जाता है, जिससे फूल आने और पकने की अवस्था के दौरान फसल सूखे की चपेट में आ जाती है। जिससे क्या होता है कि फूल आने और पकने की अवस्था के दौरान फसल सूखे की चपेट में आ जाती है, जिससे फसल की पैदावार जो होता है वह काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी मौसम की शुरुआत में ही बारिश बंद हो जाती है, जिससे फूल आने और पकने की अवस्था के दौरान फसल सूखे की चपेट में आ जाती है, जिससे फसल की पैदावार काफी कम हो जाती है। तो इसके लिए कम अवधि वाली किस्मों का चयन करें, मल्चिंग करें या मल्च का यूज करें। ठीक है, जीवन रक्षक सिंचाई लागू कीजिए करें, और पौधे की आबादी में कमी करें। ठीक है, जब पौधे कम रहेंगे तो पानी को कम ऑब्जर्व करेंगे, जब पानी कम ऑब्जर्व होगा तो कुछ दिन तक चलेगा। तो यही बोल रहा है कि बिना बारिश के ही क्या होती है, मानसून चला जाता है, मतलब कम बारिश का असमय चला जाना बोल सकते हैं इस पॉइंट को, या बारिश का जल्दी बंद होना। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे अगला पॉइंट है लंबे समय तक सूखा रहना। तो कभी कभी बारिश जल्दी चल जाता है, जल्दी बंद हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है एकदम सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में लंबे अंतराल भारतीय मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में लंबे अंतराल भारतीय मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक रहने पर यह मध्यवर्ती शुष्क अवधि फसल की वृद्धि और उपज को कम कर देती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वर्षा ऋतु में लंबे अंतराल भारतीय मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक रहने पर यह मध्यवर्ती शुष्क अवधि फसल की वृद्धि और उपज को कम कर देती है, और जब अनावश्यक रूप से लंबे समय तक चलने वाली फसलें विफल हो जाती हैं तब। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए यदि बुआई के 10 दिन बाद सूखा पड़े तो दोबारा बुआई करनी चाहिए। ठीक है, यदि बुआई के 30 से 35 दिन बाद हल्की नमी का दबाव हो तो ज्वार और बाजरे की वैकल्पिक पंक्ति को पतला कर देना चाहिए। यदि बुआई के 30 से 35 दिन बाद गंभीर नमी का तनाव हो तो ज्वार और बाजरे की कटाई करें और राशनिंग करें। अगला पॉइंट है, यदि फूल खिलने के समय नमी का दबाव हो तो ज्वार और बाजरे की कटाई और राशनिंग करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग इसको समझिए कि इसका बोलने का मतलब क्या है, कि कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। ठीक है, जो कि भारतीय मानसून का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है, जो कि भारतीय मानसून का एक विशेषता या एक पार्ट बोल सकते हैं इसे। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक रहने पर यह मध्यवर्ती शुष्क अवधि फसल की वृद्धि और उपज को कम कर देता है, और जब अनावश्यक रूप से लंबे समय तक चलने वाली फसलें विफल होती हैं उस समय। तो इसके लिए हमें यदि बुआई के 10 दिन बाद सूखा पड़े तो दोबारा बुआई करनी चाहिए। यदि बुआई के 30 से 35 दिन बाद हल्की नमी का दबाव हो तो ज्वार और बाजरे की वैकल्पिक पंक्तियों को पतला कर देना चाहिए। यदि बुआई के 30 से 35 दिन बाद गंभीर नमी का तनाव हो तो ज्वार और बाजरे की कटाई करनी चाहिए और राशनिंग करनी चाहिए। यदि फूल खिलने के समय नमी का दबाव हो तो ज्वार और बाजरे की कटाई करनी चाहिए और राशनिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। थोड़े समय के लिए मानसून का रुकना। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़े समय के लिए मानसून जो है वह रुक जाता है। खरपतवार मिट्टी को खत्म करने के लिए उथली और अंतर खेती करनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को थोड़े समय के लिए मानसून जब रुक जाता है तो उस समय खरपतवार मिट्टी को खत्म करने के लिए उथली अंतर खेती करनी चाहिए। अगला है, नमी संरक्षण के लिए गीली घास के बीच अधिक दूरी रखनी चाहिए। नमी के संरक्षण के लिए गीली घास के बीच अधिक दूरी रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सूखे की अवधि के बाद 2% यूरिया का छिड़काव अरंडी, अरहर और मूंगफली जैसी अनिश्चित फसलों के लिए उपयोगी होती है। सूखे की अवधि के बाद 2% यूरिया का छिड़काव अरंडी और मूंगफली जैसी अनिश्चित फसलों के लिए उपयोगी होता है। आगे चलिए देखते हैं, वाष्पीकरण हानियों को कम करने के लिए मृदा में मल्चिंग करना आवश्यक होता है। वाष्पीकरण की हानियों को कम करने के लिए मृदा में मल्चिंग करना आवश्यक होता है, जिसके लिए यथास्थान जल का संचयन करना चाहिए, जीवन रक्षक सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, पानी पोषक तत्व आदि को बचाने के लिए खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पानी पोषक तत्व आदि को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, जब खरपतवार रहेंगे तो पोषक तत्वों को भी लेंगे और पानी को भी ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए हमें पानी पोषक तत्व आदि को बचाने के लिए खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, कम नमी धारण क्षमता। तो देखिए यह भी एक समस्या है। जब भी लंबे समय तक सूखा रहता है तो लाल मिट्टी और मोटे बनावट वाली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें नमी की कमी के कारण प्रभावित होती हैं। जब भी लंबे समय तक सूखा रहता है तो लाल मिट्टी और मोटे बनावट वाली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें नमी की कमी के कारण प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। वर्षा जल की हानि लहरदार और ढलानदार मिट्टी के कारण अफवाह के रूप में होती है। ठीक है,
अगला पॉइंट है मिट्टी की कम उर्वरता। तो मिट्टी की कम उर्वरता बढ़ानी होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ानी होगी, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी के कारण रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग की क्षमता सीमित है। क्या बोला कि मिट्टी की उर्वरता जो है वह बढ़ानी होगी, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी के कारण रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग की क्षमता जो है वह सीमित है। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा लेक्चर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा इसमें यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं पर मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस करा रहा हूँ, सिलेबस में क्या है, आप लोग पढ़ना कैसे पढ़ना है। अब मैंने आप लोग जो बताया इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, ठीक है। सिर्फ थ्योरी था, थ्योरी को मैंने आप लोग को बता दिया क्या है, कैसे है, क्या कारण है, उसका निवारण क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और देखिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यह आप लोग को बताने वाला था कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। यदि आप लोग नोट पीडीएफ भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन यदि आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने कॉपी पे लिखेंगे तो उससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो एक बार पढ़ने का मन जरूर करेगा, और लिखेंगे जब उस टाइम भी बोल बोल कर लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अभी से थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो बाद में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से नोट्स बनाते चलिए साथ में। और कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आप लोगों को डेली क्लास कराया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम शायद एक या दो वीडियो आ रहा है, लेकिन आगे चल के 4 से 5 वीडियो आएगा और सभी सब्जेक्ट का आएगा। तो इस टाइम थोड़ा सा वीडियो होने के कारण एक ही वीडियो आ रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।